हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। तो प्रश्नों की सीरीज चल रही है, तो आज देखते हैं दूसरा भाग। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भूमिका संघर्ष होता है? जब संघर्षात्मक हितों वाले दो व्यक्ति साथ साथ काम करने का प्रयास करते हैं, जब एक व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी अपेक्षाएं होती हैं, या जब विभिन्न विशेषताओं वाले दो व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करने का प्रयास करते हैं, या जब एक व्यक्ति के समकक्ष ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें उसे अपनी क्षमता से अधिक करने की अपेक्षा की जाती है। तो भूमिका संघर्ष कब स्थिति पैदा होती है? जब कोई व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी भूमिकाएं होती है, जैसे जज के सामने उसका चोर बेटा की पेशी। अगला, तो वहाँ जज जो होगा अपने जज की भूमिका और पिता की भूमिका में उसका संघर्ष होगा। अगला, मानकों एवं मूल्यों से संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन मानक और मूल्य से संबंधित हैं? तो आइए देखते हैं। पहला है, मानक सकारात्मक एवं नकारात्मक अनुशस्तियों से प्रवर्तित होते हैं। पहला कथन सही है कि मानक में नकारात्मक एवं सकारात्मक अनुशस्तियाँ होती हैं, जैसे दंड और सजा, पुरस्कार और सजा की बात। मानक विशिष्ट स्थितियों में स्वीकार्य व्यवहार को निरूपित करता है। मानक विधियों में परिणित होकर औपचारिकृत नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है और 1 और 2 सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। अगला है, अवधारणा और आवास निवास। तो नवस्थानिक, द्विस्थानिक, मातृस्थानिक और पितृस्थानिक। तो नवस्थानिक हमारा कहाँ हो जाएगा? नवस्थानिक, जब विवाहित युगल अपने परिवारों के बाहर कहीं भी रहने अपने अपने से रहते हैं, अर्थात अपने परिवार से बाहर रहते हैं, चाहे माता का परिवार हो चाहे पिता का परिवार हो, से बाहर होकर रहते हैं, तो इसे नवस्थानिक कहते हैं। द्विस्थानिक में होता है कि जब विवाहित युगल या पति या पत्नी के जन्म परिवारों में रहते हैं, या पति के घर रहते हैं या पत्नी के घर रहते हैं, दोनों के यहाँ रह सकते हैं, तो उसे द्विस्थानिक के रूप में कहेंगे। मातृस्थानिक, तो मातृस्थानिक जब विवाहित युगल पति या पत्नी की माँ के घर में रहते हैं, तो यहाँ पर पति शब्द नहीं रहेगा। वैसे माना जाता है कि जब विवाहित युगल पत्नी के माँ के घर में रहते हैं, अर्थात पत्नी के पिता के घर में रहते हैं, तो उसे मातृस्थानिक कहा जाता है। और पितृस्थानिक क्या हो जाएगा? पितृस्थानिक हो जाएगा जब विवाहित युगल पति के पिता के घर में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4 बी। अगला है, संस्कृतिकरण जातियों की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की प्रक्रिया है, जो कि कथन यहाँ सही है। कारण दिया है, निम्न जातियाँ उच्च जातियों के अनुष्ठानों का अनुकरण करते हुए अपने सदस्यों को ऊर्ध्वमुखी गति का अनुभव कराती है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अर्थात सही व्याख्या कर रहा है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिस्थिति व्यक्ति के समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। दूसरा है, एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव दूसरे व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। तीसरा है, अकेले व्यक्ति की समाज में अपनी परिस्थिति होती है। और एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति द्वारा समाज में जाना जाता है। तो इसमें से कौन से सही है यह पूछा है। तो परिस्थिति व्यक्ति के समूह अथवा समाज में पद सूचक होती है, यह कथन सही है। अगला है, एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव एक दूसरे व्यक्ति की तुलना में होती है, यह भी कथन सही है। अकेले व्यक्ति की समाज में अपनी परिस्थिति होती है, यह कथन हमारा गलत है। अगला है, एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, लेकिन प्रमुख परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। जैसे गांव के प्रधान की कई परिस्थितियां होती है, पिता की, पुत्र की, भाई की, चाचा की, ये सब परिस्थितियां हैं उनकी, लेकिन उन्हें हम प्रधान के ही नाम से जानते हैं, तो यह उनकी प्रमुख परिस्थिति हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में जाति उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया है? तो जाति के परंपरागत सिद्धांत का प्रतिपादन जो कि है मजुमदार ने किया है। नेस्फील्ड जाति के व्यवसायिक सिद्धांत की बात करते हैं, वहीं हेकार्ट और सोनाट धार्मिक सिद्धांत की बात करते हैं। अगला,
सामाजिक आर्थिक स्थिति में बेहतरी के अवसर सीमित होने से नगरों में कौन सी स्थिति पैदा होती है? तो जब सामाजिक आर्थिक स्थिति की बेहतरी के अवसर जब सीमित हो जाते हैं तो नगरों में नगरीय आंदोलन, हिंसा, गंदी बस्तियां, गेटेड समुदाय का उदय या सभी। तो कौन सी स्थिति पैदा होती है? नगरीय आंदोलन और हिंसा की स्थिति होगी। जब अवसर सीमित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा जहाँ पे होगी वहाँ आंदोलन या समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो आंदोलन और हिंसा का रुख हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैक्स वेबर के नौकरशाही विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है? अर्थात कौन सी विशेषताएं नौकरशाही की नहीं है? तो निर्धारित योग्यता चाहिए नौकरशाही में, कर्तव्यपरायणता भी चाहिए और सत्ता में वैधानिकता होती है, जबकि फाइली व्यवस्था का अभाव न होकर फाइली व्यवस्था पाया जाता है। तो इसलिए यह आंसर हमारा गलत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला, समाज में नियंत्रण करने एवं संचालित करने वाली पाबंदियों तथा अधिकारों की संहिता को कहा जाता है? विधि, रीति रिवाज, प्रथा, नियम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नियम। अगला, आधुनिक राष्ट्र में राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियां निम्न में से कौन सी हैं? राज्य के भीतर की चुनौतियां, आतंकवाद, न्यूक्लियर अस्त्रों की होड़ होना या सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी समस्याएं अर्थात चुनौतियां उत्पन्न होती हैं आधुनिक समय में। राज्य के भीतर क्षेत्रीय आंदोलन होता है, आतंकवाद एक समस्या है और आज न्यूक्लियर बनाने की होड़ लगी हुई है, जो कि आधुनिक समय की प्रमुख समस्याओं में से एक है। और इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति जजमानी प्रथा से संबंधित नहीं है? तो जजमानी प्रथा के अंतर्गत बढ़ई और धोबी को शामिल किया जाता है, जबकि कुर्मी और अहीर को जजमानी व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है? तो 3 और 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों के विकास की प्रक्रिया ही नगरीकरण है। यह कथन हमारा सत्य है। नगरों एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है, यह कथन असत्य है। खास करके गांव को आत्मनिर्भर कहा गया है, जबकि नगरों पर निर्भरता एक दूसरे पर पाई जाती है। अगला है, नगरों की विशेषता गतिशीलता पाई जाती है। तो नगरों में सर्वाधिक गतिशीलता होती है। नगरों में सामाजिक विभेदीकरण पाया जाता है, यह भी कथन सही है। और कथन हमारा पूछा है कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, नगरों में एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम जानते हैं द सिटी पुस्तक का आंसर है मैक्स वेबर। तो इसमें से कौन किसमें लास्ट में 2 नहीं है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है यहाँ, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो आइए देखते हैं। तो जो अर्बन सोशियोलॉजी है, तो अर्बन सोशियोलॉजी पुस्तक एडगर बटलर से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद सिटीज़ इन इवोल्यूशन हमारा पैट्रिक गिडिंग से संबंधित है। और अर्बन सोसाइटी की बात करते हैं गिस्ट और गिलबर्ट। यहाँ इल्बर्ट लिखा है या गिलबर्ट होगा? तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला कथन है, सीमाओं का निर्धारण राजनीतिक संस्थाओं के बीच समझौतों के तहत निर्धारित होता है। कथन सही है। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष सभी भागों में मानव निर्मित हैं, अर्थात फेंसिंग बनाई गई है और जम्मू और कश्मीर जैसे इलाकों में फेंसिंग नहीं पाई जाती है। यह कथन यह कह रहा है। तो यह कथन भी सही है, दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। अगला, नौकरशाही की सकारात्मक व प्रभावी भूमिका तथा सुधारों के संबंध में अपेक्षा की जाती है। तो नौकरशाही में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट पाए जाते हैं? वह है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात राजा की तरह किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होती है। वहीं मंत्री पद पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होनी, अर्थात यहाँ पर चुनाव होता है, न कि कोई राजा बन जाता है वंशानुगत आधार पर। तो यहाँ पर चुनाव होता है, यह इसकी प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ पूछा है, नौकरशाहों जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होना। तो यह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए यह गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला कथन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द गिफ्ट, तो द गिफ्ट में जनजातियों के संदर्भ में उपहार की अवधारणा का वर्णन किया है? तो द गिफ्ट पुस्तक किसकी है? मार्शल मास की। तो राइट आंसर हमारा मार्शल मास हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गैर सरकारी संगठन के कार्यों में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो सामाजिक न्याय दिलाना, महिलाओं के पुनर्वास का कार्य, मानवाधिकार की
रक्षा का कार्य। तो यह सब गैर सरकारी संगठन अर्थात NGO के माध्यम से भी सक्रिय होते हैं। जैसे सामाजिक न्याय के लिए कई प्रकार के संगठन हैं, जैसे महिला क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए संगठन होता है, दलितों के लिए संगठन बना है उनके अधिकारों के लिए। तो ऐसे संगठन को सामाजिक न्याय वाला संगठन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, किसके अनुसार दबाव गुट वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा समान हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का कार्य करता है? आमंड, मदन गोपाल गुप्ता, कार्कबीज, प्रोफेसर MN श्रीनिवास। तो इसका राइट जो हो जाएगा कि बी। इनके अनुसार दबाव गुट वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आजीविका के महत्व को संदर्भित करता है? अच्छा जीवन, शिक्षा प्राप्त करना, और ऊपर वाले का एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन को देख लेते हैं। यह एक प्रकार का दबाव समूह था जिसने सरकार को अपने जो क्या कहते हैं उसको लाया था परियोजना, उसको वापस करने के लिए विवश कर दिया आंदोलन के माध्यम से। तो इसने सार्वजनिक मामलों को प्रभावित किया है। क्या? किसान आंदोलन के माध्यम से जो किसान संगठन थे उन्होंने आंदोलन किया, जिसके माध्यम से जो किसान बिल था उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आजीविका के महत्व को ही सही संदर्भित करता है? तो यहाँ पर आजीविका के महत्व की बात करता है तो अच्छा जीवन, शिक्षा प्राप्त करना, या स्वस्थ समस्या से आराम मिलना। तो अच्छा जीवन की बात, आजीविका को एक व्यवसाय के रूप में चुनना। तो आजीविका को एक व्यवसाय के रूप में चुनना ही आजीविका के सही महत्व को दर्शाता है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर एशियन विकास बैंक अर्थात ADB का मुख्यालय अवस्थित है? बीजिंग, फिलीपींस, कजाकिस्तान, जकार्ता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला कथन है, विशिष्ट वर्गीय राजनीति संस्कृति की अवधारणा किस देश के संदर्भ में बीनर और जोन्स ने दिया है? तो बीनर और जोन्स किस देश के समाजशास्त्री थे जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा की चर्चा की है? चीन, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी। तो यह ब्रिटेन से संबंधित है और ब्रिटेन के विशिष्ट वर्गीय राजनीति संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है। अगला है, गांधी जी के सर्वोदय दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर परिचर्चा कीजिए। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित होगा? तो सर्वोदय का अर्थात सभी का उदय। गांधी जी का सभी का उदय करना चाहते हैं, सभी को समानता के रूप में देखते हैं। उन्होंने मशीनों के बजाय मानव नियोजन पर अर्थात लघु उद्योगों पर बल दिया है। कुटीर एवं लघु उद्योगों का समर्थन। तो यह तीनों कथन सही है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि गांधी जी ने सभी को समानता का अवसर दिया, उत्पादन में मशीनों की जगह मानव बल प्रयोग का आधार माना, और कुटीर एवं लघु उद्योग का समर्थन किया। तो राइट आंसर डी। अगला, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कीजिए कि कौन सी व्यवस्था किस राज्य में पाई जाती है? तो आंचलिक परिषद की जो व्यवस्था है वह असम में पाई जाती है। आंचलिक पंचायत समिति की जो व्यवस्था है वह पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। जनपद पंचायत की जो व्यवस्था है वह कर्नाटक में पाई जाती है। और तालुका विकास परिषद जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभी सुमेलित है। हर्टन एवं हंट द्वारा प्रस्तुत सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो नहीं को सबसे पहले एग्जाम में गौर से देखना है, क्योंकि नहीं के चक्कर में बहुत से क्वेश्चन बहुत से बच्चों का गलत हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद विकल्प पे जाएंगे। तो प्रश्न है, विकल्प है, देशांतर आंदोलन में जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। यह कथन सही है। अभिजनित आंदोलन में व्यक्ति अपने असंतोष से एक दूसरे के माध्यम प्रकट करता है। यह भी हर्टन एवं हंट के सही है। अगला पूछा, विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। तो यह कथन हर्टन एवं हंट के सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है। अब अगला है, भारत में विभाजन के समय देशांतरी आंदोलनों को देखा जाना। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। बाकी हमारा सी जो है, विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन एवं सामाजिक सुधार आंदोलन तो था, बट वह हर्टन एवं हंट से संबंधित नहीं था। अब भूदान आंदोलन क्या था? भूदान आंदोलन था, विनोबा भावे ने यह
कहा कि तो भूदान आंदोलन जो है, विनोबा भावे ने कहा है कि जिनके पास अतिरिक्त भूमि है वह जिनके पास भूमि नहीं है उनको दान करें। और यह स्वाभाविक इच्छा थी, कोई दबाव नहीं था। इसके तहत बहुत से लोगों ने भूमि का दान किया था। यह एक बहुत बड़ा ही ऐसा आंदोलन था जिसमें कि बहुत सी ज़्यादातर क्षेत्र को भूदान आंदोलन के माध्यम से पाया गया था, सरकार को प्राप्त हुआ था। अगला है कि कथन ये है, नागरिक समाज के आधार पर स्तंभ सिर्फ स्वैच्छिक एवं अवैधानिक है। कारण दिया है कि नागरिक समाज की मान्यता में सरकार एवं राज्य सरकार एवं दखल कम करना था। तो इसमें पूछा नगरीय समाज जो आधार दिया गया था वह किस लिए दिया गया था। तो कथन एक जो है कि यह स्वैच्छिक और अवैधानिक था, यह कथन गलत है। जबकि नगरीय समाज की मान्यता इसलिए दी गई थी कि राज्य एवं सरकारें का दखल कम करना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। हमारा कथन गलत है और कारण सही है। अगला है, कारखाना को संचालित के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कारखाना को संचालन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगला, गरीबी किससे संबंधित अवधारणा है, अर्थात गरीबी का संबंध इनमें से किससे संबंधित है। अपवर्जन से, समावेशन से, बहिष्करण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्जन, जो कि प्रवास से संबंधित है। और समावेशन है जैसे कि जिसमें समानता का आधार पाया जाता है। और बहिष्करण है जिसका समाज बहिष्कृत कर देता है, जैसे दलित समाज आदि। पहले पीछे के प्राचीन काल में ऐसा होता था, लेकिन अब भी कहीं कहीं पाया जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक कानूनों के माध्यम से इस पर कंट्रोल किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कारपोरेट की विशेषताएं हैं। कानूनी दायित्व, सीमित देयता, हस्तांतरणीय शेयर या सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि कारपोरेट की ये सभी विशेषताएं हैं कि कानूनी दायित्व होता है, सीमित देयता होती है और हस्तांतरणीय से अर्थात शेयर की खरीद फरोख्त होती है। तो यह सभी कारपोरेट्स की विशेषताएं हैं। अगला है, विश्व व्यापार संगठन अवस्थित है, अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मॉन्ट्रियल, जिनेवा, नैरोबी, न्यूयॉर्क। तो जो विश्व WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन जो है वह जिनेवा में है। अगला, कृषि जैव विविधता में शामिल किया जाता है फसलों की किस्मों को, पालतू पशुओं को, जंगलों को या सभी को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कृषि जैव विविधता के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम को सर्च करने के लिए आप @राजपूत सनी नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर आप @सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।